हेलो वन एंड ऑल, दिस साइड केशव पाटिल स्वागत करता हूँ आपके चैनल में। तो कैसी है अपनी जनता, सब ठीक तो है? इस पिछले वीडियो में हमने बात की थी सुसाइड, उसके रीजंस एंड डिप्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स, मेडिकेशन एंड कॉजेस ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो चलो जनता, शुरू करते बिना किसी कन्फ्यूजन के। आता है लो मूड, हमेशा थोड़ा डल रहना या अपना एंथुसियाज्म पूरा ख़त्म हो जाना। फिर आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन योर फेवरेट थिंग, अपनी पसंदीदा चीज़ में पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, खुद को कम आंकना। अक्सर डिप्रेशन के पेशेंट अपने आप को गिल्टी फील कराते, वीक समझते, पर यह सरासर गलत है। उसके बाद आता है स्लीपिंग टू लेस और टू मच, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आना, पूरा अपने आप को निगेटिव थॉट्स में खो देना या खुद को हर्ट करने का ख्याल जहन में आना। गाइज, ये थे कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन के। इसीलिए मैंने कहा था सुसाइड में डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइज, जैसे कैंसर में फोर्थ स्टेज को सीवियर कैंसर माना जाता है, वैसे डिप्रेशन में भी एक सीवियर डिप्रेशन करके टर्म है। तो चलो देखते हैं वो क्या है। सीवियर डिप्रेशन ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें पेशेंट का ब्रेन एंड बॉडी फंक्शन करना धीरे धीरे कम करता है। उनके पास सब होता है, अच्छा जॉब, हेल्दी फैमिली, पैसा, बट सीवियर डिप्रेशन के केस में वो बात करना बंद कर देते। उन्हें नए कपड़े या नए चीज़ों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होती, ना वो ठीक से खाना खाते ना कुछ एक्टिविटी करते। ये बात नहीं कि वो ज़िद्दी होते, पर लाइफ में उनका कोई डिज़ायर ही नहीं होता, ना ही कुछ मोटिवेशन होता है। सिर्फ बुरे ख्याल जहन में आते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डिप्रेशन आता कहाँ से, तो चलो वो देखते हैं। हाँ, जेनेटिकली, वो जेनेटिकली भी होता है। आपके फैमिली से वो आप में पास होता है। शायद आपके मॉम डैड या दादा दादी, उनसे पास होके वो आप में आता है और आपसे आपके बच्चों में भी जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डिप्रेशन कैन रन फैमिलीज। फिर पर्सनैलिटी, इस पर्सनैलिटी भी कुछ हद तक डिप्रेशन का एक मेन रीज़न हो सकती है। कोई अगर ज़्यादा इमोशनल या थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद के लिए कम सेल्फ रिस्पेक्ट होना, ये भी एक गलत चीज़ है। या फिर ऐसी पर्सनैलिटी जिसको स्ट्रेस से या कोई तनाव से वो जल्दी एम्बारेस्ड हो जाए, नर्वस हो जाए, तो इस पर्सनैलिटी को भी डिप्रेशन जल्दी आ सकता है। उसके बाद आता है निगेटिविटी। ये तो कॉमन है कि जितना आप निगेटिव होगे उतना ही डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सब कहते हैं बी पॉजिटिव। फिर आता है एनवायरनमेंट। गाइस, इसका सीधा मतलब आपके लाइफ से, किसी की स्ट्रेसफुल लाइफ या फिर पॉवर्टी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, वायलेंस, इससे जो लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसके वजह से भी डिप्रेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए खुश रहना सीखो यारो। स्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम आपसे या आपकी ज़िंदगी से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब ये बीमारी है या मेंटल इलनेस है, तो इस पर कुछ मेडिकेशंस भी होंगे। तो चलो देखते हैं वो मेडिकेशंस क्या है। इसमें मेनली दो टाइप से मेडिकेशंस के, पहला आता है एसएसआरआई, दूसरा आता है ईसीटी, और इसके साथ ही एक सीबीटी यानी कि काउंसलिंग है जो पैरेलल चलती रहती है। तो चलो समझते हैं कि करके वो क्या है। सबसे पहले आता है एसएसआरआई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसआरआई कहते हैं। एक एंटी डिप्रेसेंट जैसे यूज़ होती है डिप्रेसिव एंड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। ये एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जहाँ बेसिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ की जाती है। गाइस, ये फेयरली वर्क भी करता है विथ मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। एक्चुअली डिप्रेशन में होता है कि सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो कम होता है और एसएसआरआई उसको बढ़ाने का काम करता है। अब सेरोटोनिन मतलब एक ब्रेन का केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल्स कैरी करता है। मतलब यही हुआ गाइस, लो सेरोटोनिन लेवल इन ब्रेन कैन बी रीज़न फॉर डिप्रेशन एंड एनजाइटी। इस ट्रीटमेंट में पॉजिटिव चेंजेस दिखने के लिए 4 से 6 हफ्ते का एवरेज टाइम लगता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप ये मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वेट गेन का इश्यू, फीलिंग इमोशनली डम, अकेलापन जिसे महसूस करना कहते हैं, या फिर केयरिंग लेस अबाउट अदर पीपल। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने मिल सकते हैं। इसके बाद आता है ईसीटी। ईसीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी। गाइस, एक प्रोसीजर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ब्रेन को। ये थेरेपी अप्लाई की जाती है बिकॉज सम चेंजेस ऑफ केमिस्ट्री इन ब्रेन, वही केमिकल लोचा जो दिमाग में होता है। अब ये जानना ज़रूरी कि ईसीटी किस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई पेशेंट जिस पे दवाइयों का कोई असर ही नहीं हुआ हो और वो एक सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो, तो उस पर हम ईसीटी अप्लाई करते हैं। इस ट्रीटमेंट में पॉजिटिव चेंजेस दिखने के लिए 4 से 20 हफ्तों का वक्त लगता है।
अब जब मेडिकेशन चल रहा है तो इसमें पैरेलल काउंसलिंग भी चलता है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें पेशेंट की थिंकिंग पैटर्न पढ़ी जाती है, मतलब वो किस हद तक निगेटिव है, और ये देखकर उसे चेंज करने की कोशिश की जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो डिप्रेशन के किसी पेशेंट ने अगर 3-4 लोगों को मैसेज किया और उसमें से एक पर्सन ने उसे रिप्लाई किया, मगर वो ये सोचता है कि वो तीनों ने रिप्लाई क्यों नहीं किया या बाकियों ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और दूसरे पर्सन ने इन केस अगर सिर्फ मैसेज रीड किया और रिप्लाई नहीं किया तो वो सोचता है कि इसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे सब निगेटिव थॉट्स पहले आते हैं। तो इस थेरेपी में उसको सोचने का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि उसने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कुछ काम में होगा, या फिर उसने सोचा होगा कि फ्री होके कॉल करे। तो उस पेशेंट का सोचने का नज़रिया धीरे धीरे चेंज होता है। दोस्तों, ये आम जिंदगी में भी होता है, लेट रिप्लाई आना या फिर रिप्लाई ना आना। तो इससे पॉजिटिव सोचो, इससे अपना ही फ़ायदा है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। हमने सुसाइड, डिप्रेशन, इन सब पे बात की। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ मिसिंग होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आए तो लाइक भी करो, और ऐसी वीडियोस के लिए वो बेल आइकन को प्रेस करो, और उसके बगल में लाल बटन है तो वो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो। तो जल्दी मिलेंगे गाइस एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।